ये बातें ऐसी है जो परंपरा क्रम वाली इस हिंदू जाति व्यवस्था में जाति के स्थान और दर्जे का निर्धारण करती है। यह है कि जाति और जाति व्यवस्था। अब सवाल यह उठता है कि हिंदू समाज संगठन को जानने के लिए क्या यह जानकारी काफी है? हिंदू समाज संगठन के रूढ़ स्वरूप को समझने के लिए जाति और जाति व्यवस्था का ज्ञान पर्याप्त है। हमें इन तथ्यों से ज्यादा की जानकारी जरूरी नहीं है कि हिंदू जातियों में बटे तथा जातियां ऐसी व्यवस्था का गठन करती हैं जिसमें सब एक ऐसे धागे पर टंगे रहते हैं जो व्यवस्था में इस तरह से पिरोया जाता है कि जाति को दूसरी जाति से लपेटते और अलग करते समय वह इन्हें इस प्रकार धारण करे जैसे वह टेनिस की ऐसी गेंदों की माला हो जो एक दूसरे के ऊपर टंगी हो। पर जाति के चेतन स्वरूप को समझने के लिए इतना काफी नहीं होगा। जाति के ढांचे के मूर्त रूप को समझने के लिए जाति व्यवस्था के अलावा जाति के लिए एक दूसरी विशिष्ट लक्षण पर ध्यान देना आवश्यक है और वह है वर्ग व जाति व्यवस्था। जाति तथा वर्ग की धारणाओं का आपसी संबंध एक दिलचस्प विवाद का विषय रहा है। कुछ का कहना है कि जाति तथा वर्ग दोनों एक समान हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कुछ दूसरों का कहना है कि जाति की संकल्पना वर्ग की संकल्पना की मूलतः प्रतिकूल है। जाति के इस पहलू के विषय में अब आगे और प्रकाश डाला जाएगा, लेकिन अभी जाति व्यवस्था के उस मुख्य लक्षण पर ध्यान देना आवश्यक है जिसके बारे में इससे पहले नहीं बताया गया है। वह यह है कि अगर जाति की धारणा वर्ग धारणा से अलग और उसके प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी जाति से अलग जाति व्यवस्था एक ऐसी वर्ग व्यवस्था को मान्यता देती है जो ऊपर दी गई क्रमबद्ध दर्जे से कुछ अलग है। जिस तरह से हिंदू भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए हैं, उसी तरह से जातियां भी अलग अलग वर्गों में बटी हुई है। हिंदू में जाति भावना के साथ साथ वर्ग भावना भी होती है। उसमें जाति भावना या वर्ग भावना इस बात पर निर्भर करती है कि उसका टकराव किस जाति से होता है। जिस जाति से उसका टकराव होता है, अगर वह जाति उसके वर्ग की ही जाति है तो उसमें अपनी जाति श्रेष्ठता की भावना होती है, और अगर जाति उसके वर्ग की बाहर की होती है तो उस जाति में वर्ग श्रेष्ठता आ जाती है। इस विषय में अगर कोई सबूत चाहता है तो वह मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मणों के आंदोलन का अध्ययन कर सकता है। अध्ययन के बाद इसमें कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि हिंदू के लिए जाति की परिधि वर्ग जैसी यथार्थ है और जाति उच्चता वर्ग उच्चता जैसी ही यथार्थ है। जाति वर्ग व्यवस्था का विकसित रूप मानी जाती है। अब मैं इसे सिद्ध करूंगा कि यह नीरी बकवास है। जाति वर्ण का विकृत रूप है। जो भी हो, यह विकास विपरीत दिशा में हुआ है, लेकिन यह जाति ने वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह विकृत कर दिया है। वहां उसने वर्ण व्यवस्था से वर्ग व्यवस्था उधार ले ली है। हकीकत में वर्ग जाति व्यवस्था के वर्ग विभेदों का बहुत कुछ अनुसरण करती है। अगर जाति व्यवस्था पर इस नजरिए से सोच विचार किया जाए तो हमें बहुत से वर्ग मिलेंगे जो जाति व्यवस्था के इस पिरामिड में बड़े बड़े शिलाखंडों की तरह आर पार एक के ऊपर एक अव्यवस्थित है। प्रथम वर्ग चतुर्वर्ण्य व्यवस्था का है। चतुर्वर्ण्य की प्राचीन व्यवस्था में पहले 3 वर्णों ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का एक वर्ग तथा चौथा वर्ण यानी कि शूद्र को दूसरे वर्ग में रखकर दोनों के बीच अंतर मिलता है। पहले 3 वर्गों को द्विज वर्ग माना जाता है, शूद्र को द्विज वर्ग नहीं माना जाता। विभेद का आधार यह है कि पहले 3 को यज्ञोपवीत धारण करने और वेद के अध्ययन का अधिकार है। शूद्रों को दोनों में से कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी वजह से उसे द्विज वर्ग में नहीं माना गया है। यह अंतर अब भी देखने को मिलता है। यह वर्तमान वर्ग भेद का आधार है तथा उसने जातियों को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया है। एक वर्ग का जन्म शूद्रों के विशाल वर्ग से हुआ है और दूसरे वर्ग का जन्म ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के 3 वर्गों से हुआ है। वर्ग भेद की इन्हीं परतों को उच्च जाति और निम्न जाति कहा जाता है, जो उच्च वर्ण की जाति तथा निम्न वर्ण की जाति के क्रमशः लघु रूप हैं। इस पिरामिड में चट्टान की एक परत और है जो
चौथे वर्ग की जाति के ठीक नीचे मौजूद है। यह परत 4 वर्णों अर्थात प्रथम 3 यानी ऊंची जाति और चौथे वर्ण से अर्थात नीची जाति से उत्पन्न सभी जातियों के बाद की जातियों की परत है, जिन्हें मैं अवशिष्ट कहता हूँ। यह अपने से ऊपर वाली परत की जातियों को उच्च मानती हैं और यह भी एक वास्तविक परत है। यह उस सुपरिभाषित विभेद का अनुसरण करती है जो चतुर्वर्ण का मूल सिद्धांत था। जैसे कि बताया गया है, चतुर्वर्ण ने 4 वर्णों के मध्य विभेद किया। उसने 3 वर्णों को चौथे वर्ण से उच्च माना, किंतु उसने वैसे ही साफ विभेद उन जातियों के बीच किया जो चतुर्वर्ण के अंदर और चतुर्वर्ण्य के बाहर थे। इस विभेद को प्रकट करने के लिए उसके पास शब्दावली थे जो चतुर्वर्ण के भीतर थे, चाहे उच्च थे या नीच, ब्राह्मण थे अथवा शूद्र, शेष वर्ण कहलाए अर्थात उन पर वर्ण की मुहर लगी थी। जो चतुर्वर्ण के बाहर थे वे अवर्ण कहलाए अर्थात उन पर वर्ण की मुहर नहीं लगी थी। जो जातियां चारों वर्ण से उत्पन्न होती है उनका स्वर्ण हिंदू कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में उसे कास्ट हिंदूज कहा जाता है। शेष अवर्ण है, उन्हें आजकल यूरोपियन नॉन कास्ट हिंदूज कहते हैं, अर्थात वे जो 4 मूल जातियां अथवा वर्णों से बाहर हैं। अधिकतर जाति व्यवस्था के बारे में जो लिखा पढ़ा गया है वह अधिकांशतः स्वर्ण हिंदुओं की जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अवर्ण हिंदुओं के संबंध में जानकारी बहुत कम है। ये अवर्ण हिंदू कौन है, हिंदू समाज में उनका क्या स्थान है और स्वर्ण हिंदुओं से उनका क्या संबंध है। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनकी तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। मुझे भरोसा है कि जब तक हम उन प्रश्नों पर सोच विचार नहीं करेंगे तब तक हम हिंदुओं द्वारा बनाए गए सामाजिक ढांचे की ही सही तस्वीर नहीं मिल सकती। स्वर्ण हिंदुओं और अवर्ण हिंदुओं के बीच के वर्ग विभेद को निकाल देना ग्रिम की परिकथा में से डायनों, बैतालों तथा राक्षसों के वर्ण को निकाल देने जैसा है। अवर्ण हिंदुओं के 3 भाग हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, आदिम जातियां, दूसरा जरायम पेशा जातियां, तीसरा अस्पृश्य जातियां। यह 3 जातियां हैं जिनके लोगों की संख्या को किसी भी तरह से कम नहीं बताया जा सकता। सन 1931 की जनगणना के मुताबिक भारत में आदिम जातियों की लोगों की संख्या 2.5 करोड़ बताई गई है। जरायम पेशे के रूप में अनुसूचित जातियां की पांचाल आबादी कोई 45 लाख के आसपास है। सन 1931 में अस्पृश्यों की पांचाल आबादी कोई 5 करोड़ थी। इन तीनों की पांचाल संख्या 7 करोड़ 95 लाख होती है। स्वर्ण जातियां और अवर्ण जातियों का आपस में भी कोई संबंध है? स्वर्ण जातियां और अवर्ण जातियों के बीच विभेद अलग अलग है, इसलिए इस अंतर को समझना मुश्किल है।